बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ और अल्लाह ताला की कुदरत का वो शानदार नज़ारा, वो शानदार मौसम जो सुबह उठते ही हम सबको मिला, आप सब लोग भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे। और एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि सर्दियों की नवीद जो है वो सुनाई जा रही है। और अभी मैं देख रही थी बाबू सर टोप, नारान, कागान, वहाँ पर पहली सर्दी की बर्फ़बारी भी जो है उसका आगाज़ हो गया और वो इम्पैक्ट हमारे शहर में भी हमें सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। सो ये बहुत खुश आइंद है, लेकिन आपने साथ ही साथ बदलते मौसम में जो एहतियात है उसका ज़रूर ख्याल रखना है, बच्चों का ज़रूर ख्याल रखना है। और बच्चों के साथ मुझे स्टूडेंट्स की याद आ गई, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जिनका आज रिजल्ट आने वाला है अब से कुछ ही देर में। तमाम स्टूडेंट्स को गुड लक जी, ढेरों दुआएं हैं आप लोगों की कामयाबी के लिए। सो बैक टू द पॉइंट, मौसम की बात करनी है। इस वक्त बाहर का मौसम मायदा हमें बता रही हैं, उनकी तरफ चलेंगे। मायदा बताइए, हवाएं बड़ी अच्छी चल रही हैं, ठंडक का एहसास भी हो रहा और ये ठंडक अच्छी फील हो रही है। बाहर का मौसम इस वक्त कैसा है और क्या बारिश के भी इम्कानात हैं? बिल्कुल है ना, शहर का मौसम जो है आज इंतहाई खुशगवार रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठंडक का एहसास तो जैसे आपने बताया कि हो ही रहा है, क्योंकि सुबह के औकात में ठंडी ठंडी जो है वो 23 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ दिखाती चलो, ये नन्हे नन्हे से बच्चे जो है यहाँ पर अटकेलियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मौसम खुशगवार है तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अपने फादर के साथ आए हुए हैं और यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये खेल रहे थे यहाँ पर। और इनकी खुशी का इजहार जो है वो इस तरह था कि ये पत्ते भी तोड़ रहे थे और यहाँ पर इंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे थे। तो हम लोग भी इसी तरह से इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो आज जो टेम्परेचर है वो अभी जो है 21 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और सबसे बड़ी ठीक है मायदा, आपकी तरफ आएंगे, चलते हैं जी अब पहले सेगमेंट की तरफ जो कि है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम देखिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, देखना, नमाज को न छोड़ना, नमाज को न छोड़ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुताल्लिक़ आता है अहादीस में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरज़ुल वफ़ात में, यानी उस मरज़ में जो मरज़ आपकी जान लेने का सबब बनी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हालत के अंदर भी वज़ू फ़रमाया और उठने की कोशिश की ताकि मस्जिद नबी जमात के साथ नमाज अदा कर सकूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फ़रमाया कि बिलाल को पैगाम दे दो जाके अज़ान दे, और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैगाम दे दो कि मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा दें। हदीस में आता है, इधर हुज़ूर को कुछ इफ़ाक़ा हुआ, आप चल कर मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले गए मुझे और आपको समझाने के लिए। देखो, मैं इस हालत के अंदर भी जमात को, नमाज को नहीं छोड़ रहा। मेरी उम्मत वालों, नमाज को न छोड़ना, नमाज को न छोड़ना, नमाज को न छोड़ना। अल्लाह मुझे भी आपको भी नमाज का एहतमाम करने का, नमाज का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। सो ये था आज का पैगाम। खबरें क्या हैं उनकी तरफ चलेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रज़ा खान साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले? अल्लाह ताला का करम ही होना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और हमेशा की तरह मैं आपको कहना चाहूँगी कि शुक्र हमेशा से आपकी नेमतों में इजाफा करता है, तो जितना शुक्र अदा कर सकते हैं करें। लेकिन ये खबर जो है ये परेशान कर देने वाली है। लुटेरों को खुली छुट्टी है, सड़कें बाजार शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक खतरनाक हैं
और एक्चुअली ऐसा हो रहा है। हर दूसरा बंदा अपने आप को गैर महसूस कर रहा है। मैंने साई साहब के पास जाना है, लेकिन सवाल ये है, बहुत सारे पुलिस अफसरान से बहुत सारे लोग जो कि अपनी ड्यूटियों पर इस टाइम मौजूद है, और मुझे पता है कि सिटी 42 इस वक्त ऑलमोस्ट हर जगह पे लगा होता है। सो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, मेरा सवाल अवाम के मुहाफिजों से ये है, अगर आयशा मुझे दिखा देंगी तो प्लीज़ मैं खुल के सवाल कर सकूँ और मेरा सवाल सामने नज़र आ जाए इनको। मैं पूछना आपसे ये चाह रही हूँ कि क्या 4 बजे के बाद हम घर से बाहर ना निकलें? क्या 4 बजे के बाद अपने कारोबारी मराकज़ पे मत जाएं? क्या 4 बजे के बाद अगर कोई बीमार हो जाता है उसको अस्पताल में या डॉक्टर पे ना लेके जाएं? क्या अगर 4 बजे के बाद 7, 8, 9 बजे हमें कोई इमरजेंसी है, या आप कुछ बाजार से खरीदना चाह रहे हैं, या आपके बच्चे एकेडमीज जा रहे हैं, 100 कामों के लिए आपको निकलना पड़ता है, गैर महफूज होने का मतलब, लेकिन अगर आप ये सब नहीं करें तो फिर आप घरों में कौन सा महफूज हैं, मुझे वो भी बता दें। साई साहब। बिल्कुल है ना, आप ठीक कह रही हैं कि मैंने पिछले दिनों को डाटा दिया था, इरफान मलिक साहब भी दे रहे हैं और आबिद चोई साहब भी इसी तरह खबरें पॉइंट आउट करते रहते हैं। मैं वो डाटा देख रहा था कि जो संगीन जराइम होते हैं, आपको लगता है कि किसी ने पर्स छीन लिया तो इसका डकैती हो गई, पुलिस इसको डकैती नहीं कहती। आपके पास से कोई 10 लाख रुपया छीन के ले गया तो आप समझते हैं डकैती हो गई, वो इसको डकैती नहीं कहते। वो कहते हैं कि 5 बंदे या इससे ज़्यादा जो वारदात करते हैं वो उसको डाका कहते हैं। तो जो बड़ी वारदातें हैं, जो संगीन जुराइम के केसेस हैं, वो पिछले साल पहले 9 माह में 3400 कुछ दर्ज हुए थे, इस साल 10,700 कुछ दर्ज हुए हैं संगीन जुराइम के केसेस, यानी 200% इजाफा हुआ है। मैं उस दिन वो डाटा देख रहा था और मैं IGF उस दिन बैठा हुआ था कि लाहौर में क्राइम इस हद तक बढ़ गया है। आज IG ने क्राइम मीटिंग भी रखी है। 1,20,000 रूटीन की FIR पिछले साल दर्ज हुई थी, इस साल 1,82,000 FIR रजिस्टर्ड हुई हैं अब तक, और बहुत सारे मुकदमात हैं जो दर्ज नहीं जो आज क्राइम मीटिंग रखी है, क्या एजेंडा होगा? मैं तो बहुत सारी मीटिंग्स आप खबरें देते रहते हैं कि मीटिंग हुई है। यही मैं आपको बताऊं, ये इस वाले IG ने जो पहली क्राइम मीटिंग की तो उसके बाद उन्होंने DO लेटर्स जो थे वो तैयार करके दिए थे। उसके पता नहीं अभी तक रिप्लाई आया है कि नहीं आया, लेकिन वो बहुत कहते हैं सख्त था। IG साहब ग्राउंड पे तो उस तरह हो सकता है काम नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह कागज़ों में वो बहुत सख्ती कर रहे हैं, तो कागज़ों में सख्ती का कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरह ये खबर है कि 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ग्राउंड पे लोग लुटते रहे हैं और लुट रहे हैं। हाँ। अब लेकिन ये है कि अब आपको नाके नज़र आते हैं सड़कों पे, वो भी परेशान करते हैं। ये बात है ना, वो असल बात ये है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। जो DIG ऑपरेशन हैं वो आपको पसंद नहीं, जो SSP ऑपरेशन हैं उसको आपने रोक दिया चार्ज लेने से, DIG इन्वेस्टिगेशन से आप मर्जी का काम लेना चाह रहे हैं। जब आपकी सर्विस थोड़ी सी रह गई है, आप हुकूमत को खुश करना चाहते हैं, उनके मामलात को देख रहे हैं, तो फिर आवाम को कौन देखेगा? SSP ऑपरेशन, DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन जो मर्जी कर लें, जब तक CCPO की डायरेक्शन नहीं होंगी वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो CCPO साहब क्यों नहीं डायरेक्शन? CCPO साहब की अब फोकस जो है वो आवाम पे नहीं है। उनके आखिरी 3-4 माह रह गए हैं सर्विस के, वो मार्च में रिटायर्ड हो जाएंगे और उसके बाद मेरा ख्याल है वो जा रहे हैं, फिर सब लोग अल्लाह के हवाले है ना, उसके बाद वो जाना चाह रहे हैं मेरा ख्याल है एडवाइज़र के तौर पे। अच्छा, तो इसलिए वो चीज़ों को इस तरह देख रहे हैं कि आवाम जाए भाड़ में, हम तो देखेंगे अपना मुस्तकबिल, फ्यूचर। और वो आपको इमरान खान का एक शायद आपने वो क्लिप देखा हो जिसमें 2 दफ़ा CCPO साहब ने सल्यूट किया और फिर वो बाद में हल्का सा ऐसे जवाब देते थे, तो बता रहे हैं। तो जब आप इस तरह काम करेंगे तो आवाम अपने आप को क्या महसूस करेगी और किस तरह आप अब आम आवाम क्या प्लान कर रही है? इरफान ने खबर जो है वो इंतहाई खौफनाक दी है कि 4 बजे के बाद, अब वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है तो ऑलमोस्ट 5 बजे आप देखते हैं मगरिब के टाइम पे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, 4 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेंगे। मुझे तो इस खबर में बड़ी पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है कि हमारे जो डकैत भाई हैं वो 8 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। खुदा का खौफ। किसी सरकारी, आप साई साहब हंसते रहे, आपने भाई बना लिया। किसी सरकारी दफ्तर के अंदर कोई सरकारी मुलाजम बाशमूल आपके अफसरान के 8 घंटे ड्यूटी नहीं देता, किसी सरकारी दफ्तर। हमारे भाई माफी दे, ये डकैत 4 से 12 में डकैतियां करते हैं, यानी 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, और जो काम 24 घंटे पुलिस का करने का है वो भी यही काम करती है, वो भी डकैतियां ही करती है। क्या करती है वो? किसी डकैत को पकड़ती है? नहीं, हत्थे आ गया आवाम के, उन्होंने कुट लगा दी, पुलिस के हवाले किया, तफ्तीश का अमल। अक्सर खबर आती है इरफान मलिक की, और मैं उसको कहता हूँ कि ये खबर देते रहा करो कि तफ्तीशियों की कमज़ोरी की वजह से
अक्सर मुजरमान और मुलजमान जो हैं वो बरी हो जाते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। हाँ, हमारे भाई जमानतें सजाओं हो की जाती रेशो हैं, ना होने के बराबर है। उनको लाइसेंस टू किल मिल जाता है और वो वापस आकर वो काम शुरू करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि पुलिस के जो अपने CCPO साहब हैं गुलाम डोगर गुलाम महमूद उनका नाम ही गुलाम है लेकिन वो जिसके गुलाम है, नाम तो उनके घर वालों ने बहुत अच्छा रखा होगा, गुलाम महमूद, लेकिन वो परवेजी गुलाम है। इस वक्त सलूट उनको मारा था, मोनस अलाई को मारा था। वो मोनस अलाई और परवेज अलाई की सिक्योरिटी पे हैं। वो शहर की सिक्योरिटी भी अगर कोई समझता है तो मेरा ख्याल है वो बेवकूफ़ है, उसकी सिक्योरिटी समझता है। दूसरी बात है ना, ये 4 से 12 में ज़्यादा है। आप ये ना समझे कि 4 से पहले आप महफूज हैं, वो फील्ड वाले काम कर रहे हैं जैसे वो महफूज नहीं है। और नाकों पे मासवाए लोगों से कुछ पैसे लेकर उनको गुजारने वही के कहना, वो तो परेशान कुछ ही इस तरह कर का रहे हैं। काम नहीं किया जाता। देखें, पुलिस था एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसे मुखबर जो हर गली और हर मोहल्ले में रहते थे। उनको पता था कौन सा नौजवान जो है इस वक्त उसके पास पैसे आए हैं, किस दुकान से वो शॉपिंग करता है। ये मुखबर अंदरूनी शहर में जब हम बचपन में थे तो बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। और हर मोहल्ले पे हर घर पे नज़र थी उनकी, पुलिस बड़ी डिपेंडेंट थी इन पे। और पुलिस इन पे बहुत डिपेंड। मैं पिछले दिनों आपको पता है कराची गया हुआ था जी। कराची में अमन हो गया और मैं इस पर हैरान था। मैंने वहाँ पे हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, मैंने उनसे बात की। उसने कहा जी कि यहाँ पे पुलिस दोबारा मुखबरी वाले सिस्टम पे चली गई। अच्छा। यानी हमें सी व्यू पे एक ख्वाजा सरा मिला, उससे हम बातचीत की, उससे वो बोल सुन नहीं सकता। आपने ढूंढा होगा? नहीं सर, ढूंढा नहीं, वो आ जाते हैं। आप चाय कावा पीने बैठे तो वो आ जाते हैं, हम कावा पीने बैठे। बाद में मुझे उस क्राइम रिपोर्टर ने बताया कि ये पुलिस का इन्फॉर्मर है। आमिर भाई आप मुझे अंदाजा करें कि हम उसको वहाँ पे हाजा सरा कैमरे लगे समझते हैं? आमिर भाई कैमरे लगे हैं वहाँ पे? थे। नहीं, लाहौर में कैमरे लगे हैं। ये सेफ सिटीज है, ये सेफ सिटी अभी ये सेफ सिटी है। ये सेफ अच्छा सिटी जी, है ना। यहाँ से सेफ सिटी, हाँ, सेफ मुझे सिटी वाला कॉन्सेप्ट आमिर भाई मुझे ब्रेक का कह रही हैं। ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर ये सेफ सिटी वाले कॉन्सेप्ट पे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद। खबर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि 4 बजे से रात 12 बजे तक खतरनाक करार दिया गया है, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे क्राइम रिपोर्टर माशाल्लाह जो कि एक गली मोहल्ले एक चीज़ पर शहर की नज़र रखते हैं। आई मस्ट से कि हमारे इन क्राइम रिपोर्टर से शहर की कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। साइद साहब, आबिद चौधरी, इरफान मलिक, इन तीनों से जब भी क्राइम की किसी सिचुएशन पे बात हुई है ना, तो तीनों की एक बात जिस पे ये इत्तेफाक करते हैं कि इलाके में जहाँ कहीं पे चोरियाँ, डकैतियाँ और इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, इलाके के SHO को सब पता होता है। साई साहब, आप एग्री करते हैं? हमेशा आपने भी ये कहा, आबिद ने भी ये कहा, इरफान ने भी ये कहा, जब सब पता है तो ये सब कुछ हो रहा है, तो ना पता होगा तो क्या होगा? असल बात ये है कि जो भी SHO लगता है उसको पता होता है कि यहाँ पे कौन कौन सी कबाहतें हैं, किस जगह पे जुआ हो रहा है, किस जगह पे ज़्यादा वारदात होती है, किस जगह पे कोई 2 नंबर काम चल रहा है, कोई धंधा गंदा चल रहा है। हर चीज़ का पता होता है, चूँकि इनके पास जो कांस्टेबल्स होते हैं ना, उनकी बड़ी गहरी रूट्स होती हैं। अब मेरे गाँव में मंशियात बिकती है, मैं DPO साहब को कहता हूँ कि ये कांस्टेबल को चेंज कर दें, वो 2-3 दफ़ा चेंज करते हैं, वो फिर 6 माह बाद आ जाते हैं। चूँकि उनकी हर जगह पर उनके राब्ते हैं, वो अपने आप को बड़ा मजबूत बना के बैठे होते हैं, उनकी वहाँ से रोटी पानी लगा होता है, वो नहीं निकलते। यहाँ पे भी जो कल्चर है कि ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस को नहीं पता। पुलिस को हर बात का पता है, उस पर कंट्रोल इसलिए नहीं करते, फिर उनकी दिहाड़ियाँ मर जाएंगी, सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा नहीं हो सकता। तो फिर मुझे अब खबर को वाइंड अप करना है। मैं क्या ये कहूँ लंबी तान के सो रहे हैं? पुलिस का सिर्फ थाने की जो फंड्स हैं और तनख्वाहों पे गुजारा नहीं हो सकता। जिस तरह के अखराजात बना लिए हैं कांस्टेबल से लेके बड़े अफसरान तक, साहिब साहब तो हम क्या करें? मुझे बता दें आमिर भाई, कोई ये सेफ सिटी आप कैमरा पे। जब थाना आप बेचेंगे, थाना बिकता है, पता है आपको इस बात का? हाँ। लाहौर में थाने नीलाम होते हैं कि आपने कहाँ SHO लगना है। जब वो पैसे दे के इरफान लगेंगे, लाइन पे आ चुके हैं, वो भी आपकी बात से शायद इत्तेफाक करें। पता नहीं इत्तेफाक करता है नहीं करता, लेकिन थाने बिकते हैं। हमें पता है कि टिब्बी का थाना कितने में बिकेगा, मोची का थाना कितने में बिकेगा, उसकी वैल्यू नहीं रही उस तरह। हेलो जी जी इरफान, आमिर भाई जो गुफ्तगू कर रहे हैं आप तक आवाज पहुंच रही है? आप सुनिए जी आमिर भाई, करें इरफान से बात। मैं इरफान ये कह रहा हूँ कि थाने जब बिकेंगे और थाने खरीदे जाएंगे और SHO पैसे दे के लगेंगे तो वो पैसा इकट्ठा करेंगे, वो डकैत और चोर क्यों पकड़ेंगे? बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बिकने बिकाने वाली बात नहीं है वो सेंस में आ जाती है।
लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ऐसे तो पैसे दे के लगते भी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, अब इरफान मुझे ये बता दें, आपकी खबर की तरफ मैं आ जाती हूँ, जो कि काफ़ी देर से हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, मंतक जानने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम के मुहाफिज क्या कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन आपने तो बड़े आराम से ये कह दिया है 4 बजे से रात 12 बजे तक खतरनाक करार दे दिया गया है सड़कों को, बाजारों को। अवाम के मुहाफिजों ने क्या करना है, अवाम ने क्या करना है, आप बता दें ज़रा हमें। अना ये देखिए, ये जो डाटा है ये अवाम के मुहाफिजों ने ही तैयार किया है और उन्हीं के मुताबिक जो उनको बड़ा अच्छा वो काम कर लेते हैं, फिर तो ये इतना अच्छा डाटा तैयार कर लेते हैं, जबरदस्त। देखिए ये उन्हीं को जो है ये कॉल रिसीव हुई और उसके मुताबिक जब उन्होंने इवैल्यूएशन किया तो 4 से शाम 4 बजे से लेकर रात 12 बजे का जो पीक टाइम था, इसमें सबसे ज्यादा वारदातें जो है वो रूनमा हुई और बाल्टन डिवीजन में सबसे ज्यादा रॉबरी की वारदातें और सिटी डिवीजन में सबसे ज्यादा स्नैचिंग की वारदातें, जो सरेआम चाराओं के ऊपर किसी से भी छीन के भाग जाते हैं, डाकू या गन पॉइंट के ऊपर लूट के फरार हो जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा उनका फेवरेट टाइम है, क्योंकि इसके दौरान जो है वो चूंकि अंधेरा भी हो रहा होता है और उसके साथ साथ जो शिफ्ट चल रही होती है पुलिस की, उनमें भी इतनी सख्त नहीं रही थी कि इतनी लंबी शिफ्ट जो है वो उसको करके तो डाकुओं और चोरों का मुकाबला कर सके। शायद इसी वजह से भी जो डाकू भी रिलैक्स होकर घर से निकलते हैं और उसके 4 से रात 8 बजे तक 12 बजे तक करके चले जाते हैं। और शहरी जो है इसमें उनके लिए यही हम कह सकते हैं कि वो अपने आप को सेव करने के लिए ये जो वक्त है इसमें एहतियात के साथ घर से बाहर निकले, क्योंकि पुलिस की जानिब से डाटा तो मुरतब कर लिया गया है लेकिन इसकी रोकथाम के लिए हमें कोई ऐसी। इरफान मुझे नहीं समझ आ रही कि आप किस किस्म की एहतियात की बात कर रहे हैं। मुझे अब घर जाते अगर 4-5 बज जाते हैं, मैं क्या एहतियात करूं? पिस्टल साथ रखें। मैंने तो दफ्तर भी आना है, मैंने दफ्तर से वापस घर भी जाना है, मुझे अगर किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलना है और मेरे साथ इकबाल टाउन डिवीजन की आप बात करें, मेरे साथ 2 दफ़ा गन पॉइंट पर गाड़ी पे रोकने की कोशिश भी की गई है, मेरे साथ वारदात 2 दफ़ा हो चुकी है। अब जब ये वो भी आपके साथ 5 बजे के बाद 4 बजे हाँ एग्जैक्टली इसके लिए आप अपना टाइम थोड़ा सा चेंज कर लें, क्योंकि ये माजरत के साथ इरफान दफ्तर वालों से कह के टाइम चेंज करा दे, किधर चले जाए लोग। आमिर भाई आप एग्री कर रहे हैं? मैं इरफान की मलिक से एग्री नहीं करता। मैं तो आपसे पहले कहा 4 बजे का कुछ शर्त नहीं है, आप उस लूटे जा सकते हैं। हाँ। तो इस चक्कर में ना रहिए कि 4 बजे के बाद लूटे जाएंगे तो 12 बजे शॉपिंग के लिए चले जाए। आप मत निकले बाहर। पुलिस का तो ये कहना है कि आप मत निकले बाहर। ये कह रहे हैं कि इस वक्त रेशो ज्यादा है, जो 4 बजे से लेकर 12 बजे। अच्छा एक मिनट मुझे इरफान को वाइंड अप करने दे। इरफान आप कह रहे हैं हम अपनी टाइमिंग चेंज कर लें, पुलिस ने कुछ नहीं करना, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं देखिए पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक तो यही लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो वारदातें हैं वो 4 से 12 बजे के दरमियान है, रेशो अगर देखी जाए तो। बाकी जो वक्त है उसमें रेशो उसमें भी खतरा है कि डाकू आपको लूट सकते हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है वो कदरे कम है उसकी निस्बत के 4 से रात 12 बजे तक। तो अगर इसमें शहरी भी अपनी सेफ्टी करे और उसके साथ साथ चलिए हम पुलिस को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। बड़ा अच्छा होमवर्क किया, बड़ा अच्छा डाटा निकाला। अब इस डाटे के बाद कोई हिकमत अमली बनाई है कि उन्होंने आवाम को महफूज रखने के लिए भी कुछ करना है या नहीं? ना देखिए ये जो हिकमत अमली है इस हवाले से आपको बताएं तो 4 से 12 बजे के दरमियान स्पेशल पेट्रोलिंग और आपको आजकल सड़क के ऊपर जगह जगह के ऊपर नाकाबंदी नजर आ रही होगी। तो वो नाकाबंदी इसी वजूहात की बना के ऊपर है कि 4 से 12 बजे जो है इसमें जो डकैती और रॉबरी की जो वारदातें हैं उसके अंदर इजाफा हुआ था। तो पुलिस हुकाम की जानिब से ये स्ट्रेटजी अपनाई गई कि 4 से 12 बजे के दरमियान जो है वो पेट्रोलिंग और उसके साथ साथ जो पिकटिंग है इसको बढ़ाया जाए, ताकि जो मुश्तबा अफराद हैं उनकी चेकिंग भी हो सके और डाकुओं की जो वारदातें हैं उसमें भी कमी लाई जा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप अब देखें जी, इस पेट्रोलिंग के बाद, इस नाकाबंदी के बाद क्या रिजल्ट, आपको कल भी खबर मिल जाएगी कि फलां जगह पर इतनी वारदातें हुई, फलां पे इतनी, वो जरूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है आपकी वर्किंग ख़वातीन जो कि फील्ड में काम कर रही हैं, उनके बारे में सोशल मीडिया पे तो लोग कमेंट्स देते रहते हैं, लेकिन जाने माने बड़े लीडरान जो कि खुद इस चीज़ के कायल हैं कि उनके जलसे जुलूसों में नौजवान बाहर निकलें, और एक आपने ट्रेंड भी बनाया कि नौजवान मुनफरिद अंदाज में आप ही के जलसों में सामने आना शुरू हुए। ख़वातीन प्रॉपर ड्रेसिंग करके, हमने बहुत सारी खवातीन को देखा जिन्होंने जलसे के अकॉर्डिंग थीम के मुताबिक कपड़े बनवाए, वो जलसे में गईं, फेस पेंटिंग्स कराई। आप ही के जलसों में हमने बहुत सारे नए ट्रेंड देखे। और फिर
बहुत माजरत के साथ इमरान खान साहब जिन्होंने गरीदा फारूकी साहिबा के बारे में इंतहाई मैं क्या कहना चाहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस तरह की गुफ्तगू के आप एक लीडर को ये अल्फाज जेब नहीं देते। ये वो खवातीन हैं जो आप ही के जलसों में आकर मीडिया कवरेज भी करती हैं और बताती हैं कि आपके जलसों में क्या सब कुछ हो रहा है। जहां तक रह गई बात हरासमेंट की, तो हर जगह पे हरासमेंट हो रही है, कोई ऐसी जगह नहीं है। लेकिन सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि आम बंदे के बात करने में और एक लीडर के बात करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एग्री करेंगे आमिर भाई? मैं बिल्कुल एग्री करूँगा। और मुझे तो जब मैंने सुना था, मैं टीवी देख रहा था, जब ये बात हुई तो मैंने उसी वक्त कहा था कि ये खान साहब जो हैं ये अपने कारकुनों को मज़ीद बता रहे हैं कि आपने गरीदा फरूकी के साथ बदतमीज़ी करनी है। पहले ही जो ख़वातीन जर्नलिस्ट हैं हमारी, वो इनसिक्योर हैं और वो समझती हैं कि वो अगर बाहर निकलेंगी तो उनको तंग किया जाएगा। और पीटीआई का ट्रेंड रहा है कि हर इनके अपने जलसे में इनके अपने लोग ख़वातीन वाली जो बाउंड्री है वो फलांगते हैं। इससे पहले तमाम जलसे जितने होते थे वो कभी वो बॉब वायर नहीं लगाई गई थी, कभी वो कांटों वाली जो तार लगती है वो नहीं लगाई गई। जब इनके लोग जो है फलांगना शुरू हुए, ख़वातीन को पकड़ना शुरू हुए, उसके बाद इन्होंने ये बॉब वायर वाला काम कर दिया और अब ये इंस्टिगेट कर रहे हैं, अब लोगों को बता रहे हैं कि गरीदा फरूकी है। ये जो आपने बात की ना सोशल मीडिया की, इस सोशल मीडिया पे लोग नहीं हैं, ट्रॉल्स हैं। आप बात को समझें, ये बोट्स हैं, ये एक प्लान के तहत भर्ती किए गए लोग हैं। किसी सूबे में ये 12,000 हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में अभी आईटी में कोई परवेज लाई साहब ने भर्ती की है। इनमें अखलाकियात नहीं है, ये सिर्फ वो उनको जो 25,000 रुपये मुहाना मिलता है ना, ये उस पर काम करते हैं। माजरत के साथ इनको भर्ती करने किसी को 25,000, किसी को 35,000। इनका काम सिर्फ ये है कि जो पीटीआई के या इमरान खान के खिलाफ जो उन पर तनकीद करे, उनके फैसलों के खिलाफ, उसके खिलाफ ट्रोलिंग करे। हाँ सब जो भी करो जायज़ है। ये शायद आपके खिलाफ भी अब शुरू हो जाए, मेरे खिलाफ भी शुरू हो जाए। तो ये इनका कोई दिमाग नहीं है, ये कोई दिमाग से, ये इंसानियत का नाम नहीं है। ये समझिए आप बोट्स हैं जिनको पैसे दिए गए हैं, फ्यूल दिया गया है और उसके बाद उनको कहा गया कि आप करें। मैं बताऊं, गरीदा फरूकी एक लंबे अरसे से 17-18 साल हो गए मुझे भी उनको जानते हुए, हम लोग एक ट्रेनिंग में भी इकट्ठे रहे। उनके साथ जो सलूक इस वक्त पीटीआई के लोग कर रहे हैं, ये पलट कर इनकी तरफ जाएगा। ये याद रखिएगा, इनकी ख़वातीन भी बाहर नहीं निकल पाएंगी। जब आप एक ट्रेंड सेट करते हैं, जब आप किसी एक इंसान को भेड़िया बना लेते हैं, तो वो जब भूखा होता है तो वो सिर्फ ये नहीं देखता कि मेरे सामने किस पार्टी से खतून है, किस मोहल्ले से खतून है। कभी किसी को आप लिफाफा सहाफ़ी कह दें, कभी किसी नहीं, जो आपको के बारे में जो आपके हक की बात करे वो बेहतर है, जो तनकीद करेगा वो खराब है। सबके मुंह में जो आता है वो कहते हैं दबंग कह नहीं सकता, वो दबंग बोल देते हैं। वो दबंग नहीं, दबंग नहीं है, वो झूठे हैं और झूठ बोलते हैं। और उनके अगर झूठ को जो है उसका पर्दाफाश किया जाए तो अपने ट्रोल्स को पीछे लगा देते हैं। ये वो लोग हैं जो भर्ती किए गए हैं या भर्ती किए हुए हैं। मैं हैरान हूँ कि अभी तक ये लोग जो हैं उसी शहर में हैं जिस शहर में इमरान खान जब क्रिकेट खेला करते थे उस वक्त थे। एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक झूठ, एक के बाद। गरीदा के साथ मुझे बताएं क्या उनकी प्रॉब्लम क्या है? और समझ से बाहर है ना। कोई प्रॉब्लम जर्नलिस्ट, मुझे बहुत अफसोस है आमिर भाई, मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। सो मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाऊंगी और मेरे ख्याल से एक लीडर से इस तरह का रवैया हम बिल्कुल तवक्को नहीं करते। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बेहंगम ट्रैफिक, तजावुजात की भरमार, पार्किंग स्टैंड न होने के बराबर, पार्किंग की इंतहाई कम स्पेस, और वो भी कवर कर ली जाती है उन ताजिरान से जिनकी वहां पर दुकानें हैं। अब वो लोग जो कि वहां पर शॉपिंग की गर्ज से आ रहे हैं, ये मनाजिर जो अभी आपके साथ हमने शेयर किए हैं आजम क्लॉथ मार्केट, जो कि शहर लाहौर की एक बड़ी होलसेल की मार्केट है और दूर दराज शहरों से लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, हर रोज़ आते हैं। मसाइल यहाँ पर हमेशा वही रहे, जूं के तू रहे। सवालात उठाने के बावजूद, इन मसाइल को बार बार हुकाम बाला तक पहुँचाने के बावजूद ये मसाइल हैं कि ख़त्म होने पर नहीं आ रहे। अब मसाइल क्या हैं? वही तजावुजात, वही बेहंगम पार्किंग, वही पार्किंग स्टैंड का ना होना, वही ठेलों की भरमार जिससे आपका गुजरना भी मुहाल हो जाता है।
जब जब मेरा वहां पे विजिट करना हुआ तो यही मसाइल थे कि आप दुकानों के बाहर देख रहे हैं कि तजावुजात को इस कदर बढ़ा के लगा दिया गया है, फिर ठेलों की इस कदर भरमार है कि वहां से पैदल गुजरना मुहाल। और इसी जगह पर अगर आप कभी रात को चले जाएं, लेट नाइट चले जाएं, जब दुकानें बंद होती हैं, तो आपको पता चलता है कि कितनी खुली जगह हैं जो कि तजावुजात की वजह से, जो कि बेहंगम पार्किंग की वजह से बिल्कुल ही घिरी रहती हैं, जहां से एक फुट स्टेप का फासला भी जो है वो तय करना मुश्किल हो जाता है। सो अब जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप सोचें कि उनकी कितनी हिम्मत है, उनका काम किस कदर मुतासर हो रहा है, उनका कारोबार किस कदर मुतासर हो रहा है। यहाँ पे बेहंगम तारे, बहुत दफ़ा हमने आपको बताया कि जब कभी बारिश हुई यहाँ शॉर्ट सर्किट के वाक़यात हो जाते हैं। और सितन ज़रीफ़ी ये है कि तंग गलियाँ होने की वजह से खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे की सूरत में आपकी यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है, रेस्क्यू 1112 की गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती। अब हम क्या कर सकते हैं? एहतियाती कर सकते हैं और ये कर सकते हैं कि हुकाम बाला को, इंतज़ामिया को होश दिलाएं कि यहाँ के ताजिरों को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए, यहाँ पर जो लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं, जो होल सेल का काम करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ी आसानी दी जाए। अब इंतज़ामिया ये कहती है कि यहाँ के अपने लोग ही मुलव्विस हैं जो कि ये पुख्ता तजावुजात बना देते हैं, जो कि पैसे लेते हैं, इन ठेलों को लगाने के लिए काम कर लेते हैं जी, और फिर अपने ही लोग हैं जो कि यहाँ पे पार्किंग प्लाजे नहीं बना रहे हैं। सो मसाइल और फिर इंतज़ामिया का रोल और फिर यहाँ पर मार्केट अपने तौर पर क्या कर रही है, मार्केट के सुदूर क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इस पर बात होगी। सदर आजम क्लॉथ मार्केट जमान नसीब साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। स्टूडियो में अपने मेहमान को हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का बड़ा समझ। बहुत ही तारीखी अहमियत है और एक बड़ी मार्केट, एक पुरानी मार्केट आजम क्लॉथ मार्केट है, पूरी दुनिया में इसका नाम है। सो कुछ बताइएगा कितनी पुरानी मार्केट है ये, और ये जो मसाइल मैं बता रही हूँ कब से ये मसाइल है? जी, ये मार्केट जनरल अयूब साहब के दौर में बनी थी। अच्छा। और इसका इफ्तिताह किया था जनरल आजम साहब ने। ये उन्हीं के नाम से ये बनी थी, आजम क्लास मार्केट। ये बनी थी तब 4 ब्लॉकों के ऊपर। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके ब्लॉक भरते गए। इस वक्त आजम क्लास मार्केट कमो पेश कोई तकरीबन 31 ब्लॉकों के ऊपर मुश्तमिल है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त आजम क्लास मार्केट में दुकानों की तादाद जो सी है वो ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 35,000 के करीब है। 35,000? जी, 35,000। अब जो आपको एक और हैरानी वाली बात बताऊंगा मैं, 35,000 के करीब ये दुकानें हैं। हम लोग दुकानों पे काम कम करते हैं, ज़्यादातर हमारा काम होता है गोदामों में। ठीक है। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इतने के करीब गोदाम होंगे। और ये गोदाम कहाँ है? ये गोदाम आजम क्लास मार्केट के अंदर ही है। कई शॉप्स हैं, शॉप्स के ऊपर गोदाम हैं, कई बेसमेंट्स हैं, कई उनकी दूसरी फ्लोर पे, तीसरे फ्लोर पे, चौथे फ्लोर पे, इस तरह करके यहाँ पे गोदाम होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ, अब एक एक दुकान की आप एवरेज लगा लें, कमो पेश एक दुकान की आप लगा लें 3 लड़कों की मुलाजमत के ऊपर। इसी तरह गोदामों में भी ऐसे ही है। आजम क्लास मार्केट के अंदर रोज़ का जो दुकानदारों की इन होती है और आउट होता है वो तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब होता है। जो रोज़ आते हैं और रोज़ जाते हैं, ये दुकानदार हैं, ये व्यापारी नहीं है। ठीक है। आजम क्लास मार्केट एशिया की कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट है। बिल्कुल। और बदकिस्मती से मैं अब ये कहूँगा कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल ही इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देती। आप बिलीव करें 2018 में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, सीएम पंजाब थे बुज़दार साहब, फिज़िकली कोई मेरी 6-7 दफ़ा मीटिंग हो चुकी थी। हमने जी सीएम साहब जी बुज़दार साहब से मैंने उनके आगे कोई प्रपोजलें दी। प्रपोजलें क्या थी? एक प्रपोजल कि आप हमें एक पार्किंग प्लाजा दे दें। दूसरा, अगर आप नहीं दे सकते आप हमें सिर्फ लैंड दे दें, जितना पैसा होगा ताजर खुद लगा लेंगे, आप हमारे साथ जेवी कर ले या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर ले। लेकिन बदकिस्मती से वो बुज़दार साहब के नाक में जूं नहीं लगी। उन्होंने हमारी बात को सुनी अनसुनी किया। कुछ 7 से 8 मीटिंगें हुई। अच्छा। ये उनके मिनट्स में भी होगा, उनकी हर चीज़ में होगा, लेकिन वो यहाँ पे काम करने की नीयत से नहीं आए हुए थे। खैर, मैं उस साइड पे नहीं जाऊँगा। मैं ये आजम क्लास मार्केट के हवाले से ये कहूँगा कि यहाँ पे पार्किंग प्लाजे के लिए हमने जो सर तोस कोशिशें कर चुके हैं कि आपकी सोच नहीं हो, लेकिन यहाँ पे कोई आला हकाम बात सुनने को तैयार नहीं है। अभी भी हम तैयार हैं
जितना पैसा कहेंगे हम लोग ताजर अपनी तरफ से दे देंगे। हमें यहाँ पे आप पार्किंग प्लाजा दे दें, उसका कोई प्रपोजल यानी बना दें, पैसा आप दे रहे हैं, हम देने को तैयार हैं। आजम क्लास मार्केट के ताजर, हमारी मार्केट के जितने भी हमारा आपस में दोस्त अहबाब है, हम खुद करने को तैयार है। हमें कोई हमारी सरपरस्ती तो करे, हम बिल्कुल। आपका कारोबार कितना मुतासिर होता है इस सब की वजह से? आप क्या समझते हैं कि पार्किंग ना होना, तजावुजात की भरमार होना, जो लोग आते हैं वो क्या शिकायत करते हैं? कितने लोग आके, आपको लगता है कि लोगों का आना भी कम होता है इन मसाइल की वजह से? देखिए, जो व्यापारी होता है ना, व्यापारी जितना भी आता है उसने आना होता है अलग अलग स्टेशनों से। रेलवे स्टेशन हो गया, लाड़ी अड्डा हो गया, यार ये अपना यतीम खाने की साइड पे जो से स्टेशन है वहाँ से आती है। उन लोगों ने सॉरी, उन लोगों ने यहाँ पे आके अपना माल परचेज करना होता है। जब वो यहाँ पे उतरते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो उनसे है, एक तो पार्किंग का आ गया, दूसरा लोडिंग इन लोडिंग का आ गया, तीसरा नो डाउट नाजायज़ तजावुज़ात का आ गया। इसके साथ साथ आगे जब यहाँ पे दुकानों के ऊपर लोड भरता है तो जाहिर बात है यहाँ पे बिजली की वजह से उसकी तार स्पार्किंग होती है, नाकस बिजली के इंतजाम है, कोई सुनवाई नहीं है। अपनी मदद आपके टाइम हम खूब वापडा वालों को, लेस्को वालों को पैसे दे के अपनी अपनी प्रपोजलें पास करवाते हैं। इसमें भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जितनी भी तारें वहाँ पे बिछी है हमने अपनी तरफ से पैसे दे के बिछवाई है। गवर्नमेंट का कोई इतना किरदार नहीं था। सही। ये आपको मैं बड़ी ऑन ईयर बात कर रहा हूँ। जितने भी वहाँ पे हमारे वहाँ पे काम है वो हम खुद अपने बलबूते पे कर रहे हैं। आजकल एक अदारा आया हुआ वॉल सिटी अथॉरिटी के नाम, वो काफ़ी हद तक उन्होंने काम को मैनेज किया, सही। लेकिन कई जगह पे उनकी भी कोताहियाँ होती हैं। मेरी अक्सर मीटिंग होती रहती हैं, बातचीत होती रहती है। यहाँ पे सिस्टम जो सबसे ज़्यादा ख़राब है वो है पार्किंग के हवाले से और लोडिंग इन लोडिंग के हवाले से। यहाँ पे कोई इतने इंतजाम नहीं है। उसके अलावा ट्रैफिक के यहाँ पे सिस्टम यही है कि मेन जो सॉरी जो एंट्रेंस हैं वो हैं दो, एक है शेरा वाला गेट, दूसरा है कश्मीरी गेट। हमने इस हवाले से जो मुतलका ट्रैफिक के जो से CTO साहब से कई दफ़ा उनसे मुलाकातें की है कि एक रास्ते को आप इन कर दे, दूसरे को आप आउट कर दे। लेकिन यहाँ पे कई दफ़ा होता है, कई दफ़ा वो खुद कह देते हैं कि जी यहाँ पे बॉर्डरों की हमारे पास कमी है। उनकी ज़ाहिरी बात है कई जगह स्पेशल ड्यूटियाँ लग जाती है, उनको वहाँ पे जाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कई मामला ख़राब हो जाते हैं और ट्रैफिक की बड़ी भरमारी होती है यहाँ पे। इसके अलावा नाजायज़ तजावुज़ात की जो आपने बात की, मैं बिल्कुल कहता हूँ, हमने 1000 बार लिख के भेजे अपने लेटर के ऊपर, लेटर पैड के ऊपर लिखी है। तजावुज़ात बना ली जाती है ना, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर ये कहते हैं, टाउन इंतजामिया भी कहती है कि दुकानदार खुद भी मुलव्विस होते हैं। उस पर तो सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैं आपको और चीज़ बताऊँ, हमारे में टाउन नहीं लगता। टाउन का महकमा बेसिकली रावी टाउन आता है ना। हाँ। यहाँ पे टाउन नहीं है, वॉल सिटी के अंदर, यहाँ पे वॉल सिटी के अंदर आता है। अब ये जो पुख्ता तजावुज़ात है ना, ये हमारी आजम क्लास मार्केट इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। जो एंट्रेंस के ऊपर जो जिन दुकानदारों ने अपनी लगाई हुई है, बिल्कुल हम कहते हैं हम आपके साथ हैं, इंतजामिया के साथ है, ऑपरेशन करें आप, हम बिल्कुल उनकी शाना बिशाना खड़े होंगे। लेकिन कई जगह मुखालफतें हमने तो नहीं ना लेनी, ये तो इंतजामिया की जिम्मेदारी है। हमने तो उनको निशानदेही करनी होती है कि ये आपको निशानदेही करें, यहाँ पे आप देख लें ये मामला। लेकिन वो क्या करें, इंतजामिया ने खुद अपनी जेबें गर्म करनी होती है, उन्होंने अपनी जाहिरी बात है घर का किचन चलाना होता है। मैं तो यही कहूँगा। सही। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ पे मामला आपकी सोच नहीं है। मैं आपको एक हैरानी वाली बात बताऊँ, हमने अपने जितने भी मार्केट के अंदर गनमैन है या चौकीदार हजरात है, उनको ना दो चीज़ें मस्ट दी होती है। पहली चीज़ हथौड़ा, अच्छा, और दूसरी चीज़ कटर। खुदा न खास्ता किसी दुकानदार के अंदर, दुकान के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई आग लग जाती है, हमने उनको बड़ा स्ट्रिक्टली एक्शन लेने का कहा है कि उसी टाइम दुकान के वो ताले तोड़ो, या कोई बाइट से उसका उसकी स्पार्किंग हो जाती है तो उसके मीटर से तार काट दो। क्योंकि यहाँ पे जब रात के टाइम ना ओवरलोड की होने की वजह से ना लेस्को का, तो काफ़ी जब ज़्यादा लोड भरता है तो एकदम उनकी ना आपस में वो कनेक्शन की वजह से वो क्या होते हैं, स्पार्किंग ज़्यादा हो जाती है लोड की वजह से, तो वो उसकी वजह से काफ़ी आग लगने की चांसेस होते हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पे अपना
जितने भी हमारी मार्केटों के वो ब्लॉक्स हैं, हमने वहाँ पे अपने अपने वो आग बुझाने के आलात लगाए हुए हैं। वो हमने रात के टाइम अपने चौकीदारों के हवाले करके जाते हैं, दिन के टाइम हमारे ऑफिसों में पड़े होते हैं कि खुदा न खास्ता कभी एमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाए तो हम इसको इस्तेमाल कर लें। आप बिलीव करें, बिल्कुल वहाँ पे गुजरा नहीं जा सकता। वहाँ पे जो गलियाँ हैं या वहाँ पे जो सूरत हालें हैं या वहाँ पे जो प्लाजे बने हुए हैं, एक तो जब बने हैं तब इंतज़ामिया कहाँ पे थी, अब बन गए हैं, अब तो हम उनको लीगलाइज करवा सकते हैं। अब लीगलाइज करवाने के अलावा जो जो मामला आता है वहाँ पे, वो हम इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज भी करें, लेकिन खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई आग लग जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो उसमें बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये हकीकत में मबनी बात है। सही सही। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि इंतज़ामिया की अभी भी इशू बता दें क्या है, हमेशा से यही मामलात हम भी दिखाते रहे, आप भी उठाते रहे, हल क्यों नहीं निकलता? पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला है। सो आपने तो फ्री ऑफर भी दे दी कि ताजिर इस पे पैसा लगा देंगे, आपको स्पेस सिर्फ नहीं दी जा रही। स्पेस यहाँ पे ना हर किसी ने ना अपनी ना 1.5 इंच की ना मस्जिद खड़ी कर ली हुई। सही। यहाँ पे किसी को कोई मानता नहीं है। यही हमारी गवर्नमेंट का भी हाल है। गवर्नमेंट का कोई मूड नहीं है यहाँ पे काम करने का। आप यहाँ पे देख लें भी डेंगी की क्या सूरत चल रही है। आप कोई एक ऐसा घर बता दें जिसके फर्द को ना हुआ हो, वो इनको जरा सी भी शर्म नहीं आएगी। ये बिल्कुल ऐसे है वाइट कॉलर की तौर पे सामने आएंगे जिसकी सूरत हाल कोई नहीं है। मैं इस वक्त बिल्कुल बात करूँगा अपने ताजरों के बका की, अपने ताजरों के हिफाजत के लिए। बेसिकली यहाँ पे अभी गवर्नमेंट का कोई सरोकार नहीं है। गवर्नमेंट नाम की कुछ चीज़ होना को बंदा बताए। यहाँ पे मामला यही है कि जैसे चल रहे ऐसे चलाते चलो। अच्छा जी, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ये तो सभी लोगों को पता है, वाज़ेह। अगर ये मसाइल हल हो जाएं तो क्या समझती हैं आप, आपका बिजनेस मुल्क की तरक्की में ये ताजिर कितनी अहमियत रखते हैं, सबको पता है। सो मसाइल से अगर आपके ये तमाम मसाइल हल हो जाए, बिजनेस किस तरह से आपके ताजिर खुल के कर? मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा। अगर ये जिस तरीके से हमके इस तरह कर लेना, ये आपका जितना भी MM आलम रोड है ना, वो सारा खाली हो जाएगा। सारे ब्रांड यहाँ पे ही आए होंगे। ये ब्रांड यहाँ से गए हैं, ये इन्हीं की शाख से। ये जितने भी यहाँ पे ब्रांड देख रहे हैं कपड़ों के, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, हम किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकते, लेकिन बेसिकली कंज्यूमर यहाँ पे, कस्टमर जो है यहाँ पे आने से घबराता है। क्यों घबराता है? कि वहाँ पे रश बहुत होता है, वहाँ पे हम अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, वहाँ पे हम पहुंचेंगे दुकान पे कैसे। असल इशू यही है। अगर हमें सिर्फ पार्किंग प्लाजा मिल जाए और हमें ट्रैफिक के जो से रूल्स है उसको अप्लाई करने की जरूरत है, वो अगर कर ले तो इन आउट की सूरत हाल का पता चल जाए तो काफी यहाँ पे कस्टमर आ जाएगा। अपने ताजिरों के बिहाफ पे एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक तो तजावुजात का मसला हल हो जाए, ट्रैफिक का मसला हल हो जाए। ये अगर पार्किंग की जगह स्पेस दे दी जाए और पैसा ये लोग लगा दें, तो काफ़ी हद तक ताजिर जो हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो मसाइल से बच सकेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। और ये प्रोग्राम करने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ यही था कि इन इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए। और ये एशिया की जो सबसे बड़ी मार्केट, जो कि हम कह रहे हैं कि जी बड़े यहाँ पर ताजिर काम कर रहे हैं, जो कि मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, कर सकते हैं मजीद अगर ये मसाइल हल हो जाएं। लेकिन रिक्वेस्ट यहाँ पर ताजिर हजरात से ये भी है कि आपके एंड पर जो मसाइल हैं, जो कि वहाँ पे मौजूद दुकानदारों की वजह से, आप भी उसको सॉर्ट आउट कीजिए ताकि मसाइल दोनों तरफ से मिलकर हल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रेक होगी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बहुत सारे लोगों की शिकायत आती हैं कि मैदे में जलन का होना, तेजाबियत का होना और फिर इसके साथ साथ बर्प जाना, रात को सोते हुए ऐसे महसूस होता है कि आपके गले में खट्टा पानी आ रहा है और आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, और एक स्टेज ये आती है कि खाना आप बिल्कुल हजम नहीं कर पाते हैं, खाना खाया नहीं जाता, खाने को देख के आपको अजीब सी फीलिंग होती है। सो ये मैदे की खराबी की तमाम तर इनको आप कह सकते हैं निशानियां भी हैं। अब मैदा ख़राब क्यों होता है, क्या क्या बेएहतियाती है जो हम कर जाते हैं? बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना, बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि जी रात को लेट खाना, ये वजूहात हो सकती हैं। लेकिन माहिरीन इस पे क्या कहते हैं वो हम आपके साथ इसलिए शेयर करेंगे ताकि आपको पता हो कि आपने एहतियात किस तरह से करनी है। डॉक्टर उस्मान नईम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। जी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, अपने मेहमान को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ये जो इश्यूज़ मैंने बताए हैं, हर दूसरा बंदा ये फील कर रहा है
क्या ये बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से होते हैं? क्या ये खुराक में बेएहतियाती या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली और मिर्चें, हम क्योंकि लाहौरियों का तो वैसे ही ख्वाबों के शौकीन हैं, तो ये वजूहात हैं सारी? हम स्टार्ट करते हैं कि ये नॉर्मल होता क्या है। मैदे में तेज़ाब का बनना एक कुदरती अमल है। हमारे मैदे में नॉर्मली तेज़ाब बनता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, उसके साथ एक एंजाइम है पेप्सिन, जो कि गोश्त को हजम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इनका जो तवाज़ुन है तेज़ाब का बनना और मैदे की जो प्रोटेक्शन है लेयर म्यूकस, उसमें अगर तवाज़ुन ख़राब हो गया है तो वो तेज़ाब मैदे के ऊपर इफ़ेक्ट देना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये सारी अलामात जैसे आपने बताया कि दर्द, जलन, अल्सर, और इससे भी अगर बढ़ जाए तो अल्सर का फट जाना और खून की उल्टी आना, ये सब कुछ होता है। अब इसकी वजूहात क्या? अच्छा, ये बेसिकली स्पेक्ट्रम है, ये एक मसला नहीं है। मैदे में दर्द, जलन का होना मैदे का प्रॉब्लम है, और उसके बाद तेज़ाब का मुंह में आ जाना या रिफ्लक्स जिसे हम कहते हैं, ये एक अलग से मसला है। इसकी वजूहात में जो सबसे अहम चीज़ है वो आपका लाइफस्टाइल का ख़राब होना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ साथ लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा होना, नींद का ना पूरा होना। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। जब कभी मैदे की खराबी होती है तो हमारे पास घूम फिर के एक ही बात होती है, खाना। स्पाइसी फूड, ऑयली फूड का रोल है, ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी हैं। सिगरेट नोशी का बड़ा अहम किरदार है। अनफॉर्चुनेटली शराब भी अब हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है, उसका एक अहम किरदार है। खुराक में जो हमारी करी है, बेसिकली जिसे हम तरी कहते हैं, उसका सबसे अहम किरदार एसिडिटी में है। और लाइफस्टाइल में जो तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं उसमें वज़न कम किया जा सकता है। इसके अलावा खाने के बाद 2 घंटे तक लेटे ना, खाने के बाद 2 घंटे पानी ना पिए, वो वाली चीज़ें जो तेज़ाबियत को बढ़ाती हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, बैंगन है, भिंडी है, चॉकलेट है, कॉफ़ी है, इनको अवॉइड किया जाए। सही सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा, हमारा डाइट का पोर्शन होना क्या चाहिए? मीट बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अलावा उस खाने को पकाने का हमारा तरीका ये होता है कि हमेशा हम सुनते हैं ओवर कुक भी करना और फिर हाफ कुक भी करना, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिजर्व चीज़ें भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये फैक्टर्स भी क्या मैदे की खराबी का बाइस बनते हैं? ऐसा डायरेक्टली ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करती, लेकिन इनमें जो पोर्शंस हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे ऑयल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ओवर कुक कर रहे हैं और साथ ऑयल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम अपनी ज़बान में भूनना कहते हैं, उसकी वजह से तेज़ाबियत बढ़ेगी। जैसे कढ़ाई हमारी बड़ी एक मरगूब ग़ज़ा है, उसके इस्तेमाल से तेज़ाबियत बढ़ेगी। खाना कैसा खाना चाहिए? अगर एक वर्ड में बताया जाए तो मतवाज़न हो, बैलेंस डाइट हो, जिसमें फाइबर्स भी हों, प्रोटीन्स। गोश्त खाना हम रोक नहीं रहे, लेकिन हम कह रहे हैं उसे उस मिकदार में ले आएं जो आपके लिए अच्छी है। बिल्कुल गोश्त छोड़ना भी नुकसानदेह है। हाँ, बिल्कुल। और उसके अलावा बैलेंस डाइट ली जाए, पोर्शंस में ली जाए, बहुत ज़्यादा पेट भर के ना खाया जाए और भूख रख के खाया जाए। भूख रख के खाया जाए, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सो अब वो लोग जो कि मैदे के मर्ज़ में मुब्तला हैं, उन्हें एहतियात क्या करनी है? और मुझे ये भी बता दीजिएगा कि कहते हैं खाने के साथ अगर आप दही का इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक आप मैदे के जलन और इस तरह के फैक्टर्स से बच सकते हैं। अगर आप 1 किलो कढ़ाई खा के 1.5 किलो दही खा के और समझ रहे हैं कि सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक इस्तेमाल है, एक हद है, उसको आपने तजावज़ नहीं करना, ये इसका आसान। अब एहतियातें 1, 2, 3, 4 में अगर हम बताना शुरू करें तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अपने वज़न को कंट्रोल करना है, स्पाइसी और ऑयली फूड से बचना है, खाने के बाद 2 घंटे लेटना नहीं, खाने के बाद पानी नहीं पीना। अच्छा, जिस चारपाई या बेड पे लेटे हैं और आपको रिफ्लक्स का मसला है तो उसके जो सर वाले पाए हैं उसके नीचे एक एक ईंट रख लें ताकि वो सर की तरफ से ऊंची हो जाए। कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पहनने। 45 to 50 मिनट्स वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक, जिससे भी एसिडिटी बेहतर होगी। और स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में बॉडी को पुश नहीं करना, जैसे नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई स्ट्रेस हैं लाइफ के, उन्हें हैंडल करने की कोशिश करें। अगर खुद से हैंडल नहीं हो रहे तो कोई काउंसलर से बात करें बैठ के। ये भी एक मैदे की तेज़ाबियत में उसका भी है। मुसलसल मैदा ख़राब रहना
किन बीमारियों को दावत दे सकता है? मैदे का प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो अलामात हैं, जैसे मिसाल देता हूँ, ब्लॉटिंग है या अफारा जिसे कहते हैं, ये सिंपल एसिडिटी की वजह से भी हो सकते हैं, और इसके एक स्पेक्ट्रम ऐसा भी है कि खुदा न खास्ता किसी को कैंसर हो तो उसमें भी ये प्रॉब्लम सेम इसी के साथ ही हो सकती है। तो इसके लिए कुछ हमें रेड फ्लैग्स रूल आउट करने पड़ते हैं, जो लाल निशान है, जैसे वज़न की कमी आ रही है, खून की उल्टी आ रही है, फैमिली में किसी को खुदा न खास्ता कैंसर का मसला था मैदे का, तो फिर आपको मॉलिज से ज़रूर रब्ता करना चाहिए, उससे डिस्कस करना चाहिए। अच्छा जी, अब मुझे ये भी बता दीजिएगा, हम हर एज ग्रुप में देख रहे हैं कि लोग मैदे के मर्ज में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। सो हमें अपनी शुरू से ही डाइट को ऐसे मेंटेन करना है, क्योंकि हम बड़ा फोकस करते हैं कि अच्छा बच्चों को ज़्यादा खाना खिलाना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे जो सोसाइटी है उसमें मोटे बच्चों को आइडियलाइज किया जाता है, उसकी वजह से ना सिर्फ मैदे के मसाइल बढ़ रहे हैं, उसके अलावा बच्चों में शुगर का मसला भी हो रहा है और बच्चों में ब्लड प्रेशर के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। तो एक मतवाजन और लेस फैट वाली बॉडी को प्रेफर करना चाहिए। सही, मैसेज क्या देना चाहेंगे? अच्छा खाएं, थोड़ा खाएं और हेल्दी खाएं। और यही अगर आप तीनों फार्मूला अपनाएंगे तो आप ज़्यादा देर तक खा भी सकेंगे, अदरवाइज बहुत लिमिटेड हो जाता है जब आपके साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि मेकअप प्रोडक्ट्स महंगी हो गई हैं। अच्छा जी, अब हर चीज़ जब महंगी हो रही है तो ये मेकअप की प्रोडक्ट्स क्यों पीछे रहें? ये भी अच्छी खासी बल्कि डबल ट्रिपल कीमतों में इजाफा हुआ है। हम भी जब कोई मेकअप की प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो पता चलता है जी किस कदर होशोबा इजाफा हो गया। एक सर्वे किया गया, ऑफिस तो जो लड़कियां जाती हैं मेकअप करती हैं, अब हमारी भी रूटीन है, हमें भी करना पड़ता है, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की लड़कियों का बड़ा ज़बरदस्त आपके सामने एक वो आया जी, वो लोग तो कहते हैं गुजारा ही नहीं है मेकअप के बगैर। आपको उनके मनाजर दिखा देते हैं। मेकअप तो हर औरत की ज़रूरत है, जैसे कॉलेज गोइंग बच्चियों की, यूनिवर्सिटी गोइंग जो भी लड़कियां जाती हैं, सब लोग मेकअप के साथ ही जाते हैं। इसमें जो इंक्रीज़ हुआ है विच इज़ सो डेविस्टेटिंग, नहीं होना चाहिए था। मतलब मेकअप को मुझे लगता है लड़कियों के रेंज में होना चाहिए मैक्सिमम। कहते हैं ना कि गो टू मेकअप जो होता है लिपस्टिक में और ये मस्कारा वगैरह, तो इसका एक्सपेंसिव होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स बेस्ड लड़कियाँ हैं ना, उनको अपनी पॉकेट मनी से चीज़ें लेनी होती हैं। वैसे मैं यही कहूँगी कि एटलीस्ट बाकी चीज़ें तो महंगी हो रही हैं, हमारी जैसी लड़कियों के लिए जिन्होंने अपनी पॉकेट मनी से मेकअप परचेज करना होता है, तो हमें थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए, डेफिनेटली मिलनी चाहिए। महंगा हो गया तो ऑब्वियसली सैलून्स के ब्राइडल पैकेजेस और वो सारी चीज़ें भी महंगी होती हैं, तो अगर उनको सैलून तो आप देखें कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज जिन लड़कियों ने जाना है, कितनी अशद ज़रूरत है उनके लिए मेकअप, और कितना वो कह रही हैं कि जी मेकअप की प्रोडक्ट्स कम होनी चाहिए, जो बेस है लिपस्टिक, मस्कारा, ये जो ब्लशन हर रोज़ उन्होंने इस्तेमाल करना, और एक्चुअली करती भी। यहाँ आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा जाके देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। खैर, वो कह रही है कि यूनिवर्सिटी गोइंग और कॉलेज गोइंग लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इतना वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलें अगर बहुत ज़रूरी बना ही लिया गया है तो जहाँ बाकी चीज़ें इतनी महंगी हुई हैं, ये चीज़ें भी महंगी हुई हैं, चलिए थोड़ी सी कमी कर दे ताकि इनकी थोड़ी सी मुश्किल आसान हो जाए। सो अब मेकअप के बाद कुछ बात कर लेते हैं। रोज़मर्रा जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनमें है सब्जियां। हसनैन बता रहे हैं उनकी कीमत ओपन मार्केट में चलते हैं। जी हसनैन। सब्जी मंडी टाउनशिप में मौजूद हैं, मेरे पीछे सब्जी की दुकान भी देखी जा रही है। आज के जो सब्जी के रेट हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं तो आपको बताते चलें कि चंद एक सब्जियां जो हैं उनकी कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में और ओपन मार्केट में परचून के जो रेट हैं उनमें तजाद देखने में आया है। चंद एक सब्जियां जो हैं उनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं, जबकि कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जो रेट लिस्ट से कम दामों में फ़रोख्त की जा रही हैं। सबसे पहले जिक्र करते चलें जो आलू है जी, दर्जा अव्वल सरकारी रेट लिस्ट 73 से 89 रुपये फ़ी किलो है। ओपन मार्केट में जो पुराना आलू है जिसका जो छिलका है कच्चा नहीं है वो 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो कच्चे छिलके वाला आलू है वो 80 से 85 और 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज जो है जी दर्जा अव्वल की बात करें 107 से 115 रुपये फ़ी किलो बताया जा रहा है। परचून के जो रेट्स हैं यहाँ पर सब्ज़ी मंडी में 130 से 140 रुपये फ़ी किलो हैं। टमाटर जो है दर्जा अव्वल सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 188 से 200 रुपये फ़ी किलो है।
मंडी में जो टमाटर है वो आपको 200 से लेकर 210 रुपये किलो में दस्तयाब है। लहसुन चाइना 267 से लेकर 285 रुपये सरकारी कीमत है। ओपन मार्केट में जो लहसुन है वो 310-320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त है। अदरक चाइना जो है 267 से लेकर 290 रुपये उसकी रेड लिस्ट के मुताबिक कीमत है। ओपन मार्केट में जो अदरक है 320-340 रुपये फ़ी किलो के दरमियान में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह रेड लिस्ट के मुताबिक जो बंद गोभी है 100 रुपये से लेकर 105 रुपये और जो फूल गोभी है वो 70 से लेकर 74 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। बाज़ार की अगर बात की जाए तो जो बंद गोभी है वो 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जो फूल गोभी है वो 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। बैंगन 47 से 50 रुपये सरकारी कीमत है। ओपन मार्केट में जो बैंगन है जी वो 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च की जो कीमतें हैं। हसनैन, थैंक यू सो मच। अभी एक ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब सेगमेंट शामिल करते हैं, आगे बढ़ेंगे। हमारा सेगमेंट है जी टुडेज हेल्दी टिप। अच्छा जी, हेल्दी टिप में हम आपके साथ कुछ टोटके भी शेयर करते रहते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस भी शेयर करते रहते हैं जो आसानी से आप घर बैठ के कर सकते हैं। आज की एक्सरसाइज बता रहे हैं हमारे ट्रेनर जुहेब। ओवर टू यू। और मेरे साथ हैं आज जवाद और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्डियो एक्सरसाइज। कार्डियो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे है वेट लॉस में हेल्प करती है, कैसे आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करती है, कैसे आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करती है, हम सब कुछ इस सेगमेंट में बताएंगे। आपको 7 एक्सरसाइज बताएंगे, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, कौन सी बेनिफिशरी हैं। ख़ास तौर पे अगर आपको कोविड हो गया है तो आपके लंग्स वीक हैं तो आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। स्मोकिंग अगर आप करते हो, आपके लंग्स वीक है तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। कोशिश करेंगे 5 मिनट में सब चीज़ को कवर करें। तो जो आज शुरू हो जाए जंपिंग जैक से 1 2 3 एंड गो। शाबाश। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हर सेगमेंट में बताता हूँ, वार्म अप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर खास ख्याल रखें, जितना अच्छा वार्म अप होगा उतनी अच्छी एक्सरसाइज होगी। वार्म अप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है एक्सरसाइज के लिए। शाबाश। 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 4 3 2 एंड 1। ओके, मार्च। कार्डियो एक्सरसाइज में हर वो एक्सरसाइज आती है जो 2 मिनट से कम है। कोशिश करेगा इवन यू आर डूइंग वेट ट्रेनिंग के दौरान पर रेस्टिंग टाइम कम से कम कर लें। जितना रेस्टिंग टाइम कम होता जाएगा तो आपकी वेट ट्रेनिंग भी कार्डियो एक्सरसाइज बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट है स्किपिंग। शैडो स्किपिंग करेंगे। अब बताता चलो कि लंग्स को कैसा स्ट्रॉन्ग करते हैं एक्सरसाइजेज। जितने हम जैसे अब एक्सरसाइज करें, इनका सांस चढ़ रहा है तो इससे क्या होगा कि लंग्स जोर लगाएंगे ऑक्सीजन ज़्यादा लेने के लिए। ऑक्सीजन ज़्यादा लेने के लिए वो क्या करेंगे, ज़्यादा इनहेल, ज़्यादा एक्सहेल बॉडी करेगी। हवा में सारी ऑक्सीजन नहीं होती, डिफरेंट गैसेज होती हैं। अब लंग्स क्या करते हैं, मैक्सिमम इनहेल करेंगे। ओके, मार्च। मैक्सिमम गैसेज को इनहेल करते हैं, हवा को, फिर इसमें ऑक्सीजन को फ़िल्टर किया जाता है, ऑक्सीजन आगे भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दिया जाता है। अब जिन लोगों को कोविड हो गया है या कोविड से नहीं हुआ माशाल्लाह उनको, तो वो क्या करें, ऐसे कार्डियो से ज़्यादा करें, उससे क्या उनके लंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उन पर कोविड का असर कम होगा। क्योंकि बिकॉज सबसे बड़ा आपको तो पता है कोविड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा लंग्स पे अटैक होता है। ओके, शाबाश। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे साइड जंप्स। अब कार्डियो एक्सरसाइज में कौन कौन सी एक्सरसाइज आती है, इसमें साइकिलिंग आती है, इसमें जॉगिंग आती है, इसमें रनिंग आती है, इसमें स्विमिंग आती है, इसमें जिम आ जाता है, इसमें अंदर आपकी क्रॉसफिट क्लासेज आती हैं, इसमें जुम्बा क्लासेज आती हैं, इसमें योगा क्लासेज आती हैं। तो कोशिश करें ऐसे एक्सरसाइज करें जिससे आपका हार्ट और लंग स्ट्रॉन्ग हो। ओके, मार्च। अब ये जितनी भी एक्सरसाइज करें सारी कार्डियो एक्सरसाइज है, जंपिंग जैक्स, मार्च, हाई नीज। जितनी कार्डियो एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे आपके लंग्स की इनहेल एक्सहेल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एक्चुअली होता क्या है, आपके लंग्स फॉर एग्जांपल अगर 1 लीटर हवा अगर खींच रहा है तो कार्डियो एक्सरसाइज करने से आपका होगा, आपका लंग्स 2 लीटर हवा खींचना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा हवा खींचेगा तो इसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी तो आपकी बॉडी अच्छा परफॉर्म करेगी। जितने भी आपके मसल हैं ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं, ऑक्सीजन मिलेगी तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। शाबाश। ओके, स्टैंडिंग अप फ्रेज। अब मैं आप देख रहे होंगे इनको मैं कोई भी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ रेस्टिंग टाइम मिनिमम के साथ। इस वक्त ये अपने फैट बर्निंग जोन में है। 2 मिनट से ज़्यादा आप चले जाते हो तो कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हो, तो कार्डियो एक्सरसाइज में आप फैट लॉस कर रहे होते हो। इसके अलावा आपके हार्ट जो है, दिल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये नहीं कि वो पत्थर का बन जाता है, होता ये है कि आपका एक वॉल जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो ज़्यादा, जैसे आपको मैंने लंग्स का बताया कि ज़्यादा हवा खींचता है और फिर थ्रो करता है, वैसे ही दिल भी करता है आपका सिस्टॉल और डायस्टॉल जिसको हम कहते हैं। मैक्सिमम ब्लड खींचेगा, मैक्सिमम फेंकेगा। जो हार्ट वीक होता है वो क्या कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर 1 लीटर उसको ब्लड खींचना चाहिए तो वो
0.5 लीटर खींचेगा और 0.5 लीटर वापस फेंक देगा। लेकिन अगर आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग है तो मैक्सिमम खींचेगा ब्लड और मैक्सिमम थ्रो करेगा। जो मैक्सिमम खींचेगा मैक्सिमम थ्रो करेगा तो होगा अल्टीमेटली ज़्यादा ब्लड बॉडी में जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी, आप ज़्यादा बेहतर फील करोगे, आप बीमारी से दूर रहोगे, एक्टिव फील करोगे और अपने कामों को मैक्सिमम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज साइड जंप्स करेंगे 1 2 3 एंड गो शाबाश। तो कार्डियो एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज है फैट लॉस के लिए भी, सब चीज़ों के लिए। अगर आप फैट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो डाइट का साथ आपने ख्याल रखना है, क्योंकि डाइट के बगैर कुछ नहीं है। कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं डाइट। थैंक यू सुहेब। और डाइट का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है हम पहले वाले सेगमेंट में भी आपको बता चुके हैं। सो नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।